जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर जेनेटिक सिस्टम्स पे और उसमें हमारा फोकस होगा क्रोमोसोम्स। हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इनके नंबर में कोई वेरिएशन होती है और फिर कौन कौन सी चीज़ें मिल के क्रोमोसोम्स बनाती हैं। जैसा कि इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। चाइनीज़ हैमस्टर एक माउस की एक टाइप है, तो ये उसका क्रोमोसोम है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह ये भी एक क्रोमोसोम है। इसमें आप देखेंगे ये वाली जो रीजन है ये सेंट्रोमियर्स है, ये वाली, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इसके साथ अटैच होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक स्पिंडल फाइबर ये भी है जो अनअटैच्ड है। हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ चीज़ें एलेबोरेट करें कि ये क्या है, ये कैसे होते हैं, ये वाले प्रोसेसेस। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें क्रोमोसोम्स की। आप लोगों को पता है कि जो सेल डिवीजन होती है उसमें प्रोफेज है, ठीक है, उसमें मेटाफेज होती है, एनाफेज। तो प्रोफेज स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल रॉड शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ये ओरिजिनली क्रोमोसोम्स हैं। फिर उसके बाद प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, ठीक है। मेटाफेज में फिर इनकी डबलिंग शुरू हो जाती है। डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं सिंगल फॉर्म में थे, जहाँ पे उनके क्रोमोटोइड्स जो हैं वो डबल होना शुरू हो जाते हैं और एनाफेज पे वो अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलके बना होता है, क्रोमोसोम है क्या? एक्चुअली क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी है। तो इसमें मतलब डीएनए है, डीएनए टाइटली कॉइल्ड है, अरेंज होता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स टेम्पलेट का काम करती हैं जिसके राउंड डीएनए रैप्ड होता है, और फिर उसके बाद उसकी कॉइलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और फिर क्रोमोसोम बनता है। हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी हैं, इवन आरएनए भी है जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। Chromosomes were first described by Strasburger in 1815, लेकिन उसे उस वक्त इनके नाम का नहीं पता था। तो इनका जो फर्स्ट नेम क्रोमोसोम है, इट वाज यूज्ड बाय वाल्डेयर इन 1888। अच्छा, मेटाफेज पे सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं उनको ज़्यादा क्लियरली देखा जा सकता है। जो ये वाली जो स्टेज है मेटाफेज, यहाँ पे आप देखें तो और ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो डार्कली स्टेन्ड है। स्टेन, एक प्रॉपर स्टेन यूज़ की गई है इसके लिए, इनको विजुलाइज करने के लिए क्रोमोसोम्स को। फिर इसके बाद हर जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, मतलब यूकैरियोट्स की हम बेसिकली बात करेंगे, उसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अगर आप क्रोमोसोम के एक एंड से दूसरे एंड तक जाएं तो उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा डीएनए का, जो रनिंग थ्रू हो रहा होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। नॉर्मली मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम होता है, उसी की बाद मल्टीपल कॉपीज भी होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें नॉर्मली क्रोमोसोम्स का एक ही सेट होता है जो उनके तमाम बॉडी सेल्स में होगा, ठीक है। वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, मतलब उसी जो उसकी डुप्लीकेशन भी हो सकती है क्रोमोसोम सेट की। अच्छा, फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स की पैकेजिंग की बात की गई है कि ये माइटोसिस और मियोसिस को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए जो क्रोमोसोम्स हैं उनको न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो उनका स्ट्रक्चर बन जाता है प्रॉपर। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनमें दो किस्म के हम कह सकते हैं कि सेल्स हो सकती हैं। एक वो सेल्स हैं जिनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं या बॉडी सेल्स कहते हैं। दूसरे वो हैं जिनको जर्म लाइन सेल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जर्म लाइन जो सोमैटिक सेल्स हैं ये नॉर्मली डिप्लॉइड होते हैं, इसमें दो दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के। जर्म लाइन सेल्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, इनकी जब डिवीजन होती है। तो
फिर वही बात है कि ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, इन सोमैटिक सेल्स। उन 23 क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं उनमें से एक सेट मदर की तरफ से आता है और एक सेट फादर की तरफ से आता है। अच्छा, जो गमीट्स बनते हैं वो ऑब्वियसली हैप्लाइड होते हैं, तो उनमें एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो फिर वही बात है, जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है उससे पहले जो गमीट्स में एक मेल पेरेंट की तरफ से सेट आएगा, एक फीमेल पेरेंट की तरफ से सेट आएगा, तो दोनों सेट्स मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और नया डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं जो पॉलीप्लॉइड्स हैं, मतलब उनमें जो क्रोमोसोम के सेट्स होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, उनको पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो पॉलीप्लॉइड्स हैं, एनिमल्स बहुत कम है। प्लांट्स में टोबैको एक नॉन एग्जांपल है, फिर वीट है जो हम रोटी खाते हैं जिसकी, ये पॉलीप्लॉइड्स है। वीट में बेसिकली 7 क्रोमोसोम नंबर है, उसका जो एन क्रोमोसोम नंबर है एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का। फिर कुछ ऐसी टाइप्स हैं वीट की जो टेट्राप्लाइड है, उसमें 4 सेट्स होते हैं बेसिक क्रोमोसोम्स के और टोटल 28 बन जाते हैं। इसी तरह हेक्साप्लॉइड वीट है जिसमें 6 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के और वो 42 बन जाते हैं, ठीक है। जो ह्यूमंस में जैसे हम कहते हैं 23 क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली, फिर 2 सेट्स हो जाए तो 46 बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह वीट में 7 क्रोमोसोम नंबर बेसिक है और उसकी 6 कॉपीज अगर बन जाए क्रोमोसोम्स की तो हेक्साप्लॉइड कंसिडर किया जाएगा। प्रोकैरियोट्स का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स में जनरली एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है, लार्ज क्रोमोसोम होता है सेल के अंदर होता है, लेकिन होता ये है कि उस क्रोमोसोम की बात का ना मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं और बैक्टीरिया उसमें भी सर्वाइव कर सकता है। इसकी एग्जांपल एक बुशनेरा बैक्टीरिया है जो एफिड्स का सिम्बियोट है, ठीक है, और इसमें 100 से 10 से 400 तक कॉपीज हो सकती है एक ही अमाइनो एसिड की। अब एफिड्स एक्चुअली इंसेक्ट्स हैं जो जो हमारे जो प्लांट्स हैं उनका जूस सक करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स में। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया और भी हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज भी हो सकती हैं, ठीक है। ये एक फिश शेल्सोनी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, स्पीशीज, तो उसमें मोर देन 100,000 कॉपीज क्रोमोसोम्स की हो सकती है। प्लाज्मिड्स और प्लाज्मिड लाइक स्ट्रक्चर्स डीएनए की ये प्रेजेंट होती हैं इनके साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के। ये क्रोमोसोम से डिफरेंट होते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जनरली राउंड इन शेप्स होते हैं। इनका साइज भी वेरी करता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें इनकी तादाद कम होती है। तो ज़्यादा तादाद वालों को हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स कहा जाता है और दूसरा लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स इसका ऑपोजिट होगा। हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है, हमने एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा उसमें हमने पढ़ा था जी उसके डबल हेलिक्स होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले प्रपोज किया था। फिर हमने उनका मॉडल पढ़ा था, ठीक है। मॉडल में हमने देखा था कि नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं वो कितनी हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसमें ग्रुप्स होते हैं, मेजर होते हैं, माइनर, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमने डीएनए स्ट्रक्चर की पढ़ी थी। अब नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स बुक है टैमरिन की, 7th एडिशन है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उसी को फॉलो करें आप लोग। अच्छा, ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट आप कह लें कि जो डबल हेलिक्स डीएनए हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर उसका वो कैसे अरेंज होता है, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये एक फिरकी कह लें, ठीक है, स्पूल भी कहते हैं इसको, पुली कह लें, पुली उर्दू का वर्ड है, उसके अराउंड ये डीएनए रैप्ड है, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स हैं, 8 मालिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के जो आपस में ज्वाइन होकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। ये ऑक्टामर्स बाद में फिर फर्दर कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ये जो थ्रेड्स बनते हैं ये रेंज होते हैं, फिर फर्दर कंसंट्रेशन होती है और अल्टीमेटली एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो इधर से लेके इधर तक एक ही थ्रेड होता है मॉलिक्यूल इसका डीएनए का, वो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारा कुछ कैसे होता है।
अच्छा, ये अब चले उससे को शुरू करने से पहले देख लें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस कितनी है। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो रेबिडोप्सिस थैलियाना एक मॉडल प्लांट है, उसमें 10 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड नंबर है, हैप्लॉयड नंबर 5 होगा उसका। राई है, वीट है, इसमें डिप्लॉयड नंबर 14 है, हैप्लॉयड मैंने बताया उसका 7 होता है। ठीक है, इसी तरह एक और फर्न एक प्लांट है, वो पॉलीप्लॉइड है, उसमें 1200 तक क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। शुगर केन में मोर देन 100 होते हैं, शुगर केन हम जिसकी शुगर यूज करते हैं। एनिमल्स में पॉलीप्लॉइड्स कम है। ठीक है, जनरली एनिमल्स डिप्लॉइड होते हैं। उनमें अगर हम कॉमन फ्रूट फ्लाई की बात करें तो उसमें 8 डिप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम्स का, ये 2n लिखा हुआ है। अर्थ फर्म है, उसमें 36 है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे बताने वाली वो ये है कि ह्यूमंस में 46 है, गोरिल्ला में 48 है, गार्डन स्नेल में 54 क्रोमोसोम्स। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जो ऑर्गेनिज्म का साइज है उसमें कोई इतना लिंक नहीं है। काऊ में 60 है, डंकी में 62 है। गोल्ड फिश एक फिश होती है, उसमें 100 to 104 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो ये आपने चीज़ें जैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए थी, इसको याद रखें। अच्छा, फिर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जनरली यूनिनैमिक है। अभी हमने बात की थी कि उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जो एक एंड से दूसरे एंड तक रन थ्रू हो जाएगा। तो टेलर उसके कुलीग्स हैं, इन्होंने 1957 में ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कि पूरा क्रोमोसोम एक ही थ्रेड से मिलकर बना है। अच्छा जी, लेटर ऑन केवन ऑफ, ये साइंटिस्ट हैं और उसके जो कुलीग्स हैं, उन्होंने डीएनए का फिर साइज जो था, ठीक है, वो उन्होंने मेजर किया है कि इनका कितना, मेजरमेंट कितनी हो सकती है इसकी। सॉरी। अच्छा, उन्होंने आइसो डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसका साइज मेजर किया बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स। एक उनमें से यूवी अब्जॉर्बेंस मेथड था, एक विस्को इलास्टिक मेजरमेंट्स। तो यूवी अब्जॉर्बेंस में उन्होंने देखा, सॉरी, कि जो डीएनए का साइज है क्रोमोसोम का, जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला का, उसका साइज 43 इंटू 10⁻⁹ डाल्टन ऑफ डीएनए। तो एक बेस पेयर जो डीएनए का है उसका साइज 260 डाल्टन होता है, ये याद रखें। एक डीएनए बेस पेयर जिसमें दो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, ए और जी फॉर एग्जांपल, उसका साइज ऑन एन एवरेज 260 होता है। तो विस्कोलास्टिक मेजरमेंट दूसरा मेथड उन्होंने यूज किया, तो उसमें उसका साइज 38 to 44 के दरमियान है। तो ये देखें, ये काफी पुरानी बात है, उस वक्त वो ये मेजर कर रहे थे। तो ऑब्वियसली डीएनए का जो साइज है क्रोमोसोम का, वो एक क्रोमोसोम का साइज इतने डाल्टन के बिटवीन था। फिर इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियोसोम क्या है। अभी हमने बात की थी, फिरकी एक मैंने वर्ड यूज किया था, या पुली वर्ड एक यूज किया था, कि जो प्रोटीन्स हैं उनके अराउंड डीएनए रैप हो जाता है। अ, ये वाला फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक स्पूल है, इसको एक स्पूल कहते हैं। एक स्पूल में 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन्स के। ठीक है जी, तो क्वाइलिंग में सबसे पहला जो स्टेप वही है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो स्पूल्स के अराउंड रैप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ताकि उसकी कंडेंसेशन हो सके। तो अच्छा, ये मेटाफेज पे इसको देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये मेटाफेज स्टेज है। ठीक है, इसमें ये वो स्पूल्स हैं डीएनए की जो नज़र आ रही हैं, और इनके इन बिटवीन भी डीएनए है। तो इंटरफेस पे, एट इंटरफेस पे भी इसको स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, इंटरफेस पे भी इनको फिर एक न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब न्यूक्लियोसोम क्या है उसकी हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोसोम इज एक्चुअली ए कम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए। ठीक है, डीएनए उसमें हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप्ड होगा, ये एक न्यूक्लियोसोम है। दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह ये काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं। So nucleosomes are the spools that the DNA is wrapped around. They are made of histone proteins and associated DNA.
अच्छा, फिर उसके बाद क्रोमेटिन एक टर्मिनोलॉजी है। क्रोमेटिन शायद आपने पढ़ा हो, एक यू क्रोमेटिन होती है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होती है। तो क्रोमेटिन में बेसिकली चार चीज़ें हैं। एक डीएनए है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और आरएनए। तो क्रोमोसोम जिस चीज़ों से मिलके बने होते हैं उसको सॉरी क्रोमेटिन कहा जाता है। तो उसमें ये चार चीज़ें होती हैं। अब अगर इनको वेट की बेस पे कंपैरिजन किया जाए कि अगर मतलब डीएनए उसको उसके 100 डाल्टन फॉर एग्जांपल या 100 यूनिट्स कंसीडर कर लिए जाए तो उसके मुकाबले में हिस्टोन प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, 114 यूनिट्स होंगी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कम है और आरएनए तो बिल्कुल ही कम होगा क्रोमेटिन फॉर्मेशन में। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिच इन टू अमाइनो एसिड्स। वो दो अमाइनो एसिड्स कौन से हैं जो ज़्यादातर इनमें होते हैं? इनमें से एक आर्जिनिन है और एक लाइसिन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उन हिस्टोन प्रोटीन्स में दो अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं, एक आर्जिनिन है और एक लाइसिन है। अच्छा, फिर चार मुख्तलिफ टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। उनमें से एक को H1 कहा जाता है, दूसरी H2 है, H3 है और H4 है। ठीक है, ये इनकी क्लासेस बताई गई हैं कि इनमें लाइसिन ज़्यादा है, इनमें दोनों लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा है। मॉडरेट है, आर्जिनिन रिच है, आर्जिनिन और ग्लाइसिन दोनों इसमें ज़्यादा होंगे। फिर इसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, इनका साइज बताया गया है कितने कितने इनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। उनमें फिर बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? आप लोगों ने शायद क्लासिफिकेशन पढ़ी हो अमाइनो एसिड्स की कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कोई पोलर होते हैं, कोई नॉन पोलर होते हैं। तो उनमें से ये एक क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब इसमें ये फर्दर डिटेल में हम चले गए हैं। अब ये एक ऑक्टामर है हिस्टोन प्रोटीन्स का, जिसमें 8 मॉलिक्यूल जो थे वो अटैच थे। ये डीएनए के गिर्द रैप्ड है। तो इतने रीजन को न्यूक्लियोसोम का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जो डीएनए यहाँ पे रैप्ड होगा इसके गिर्द, उसको कोर डीएनए कहा जाता है। अब दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान वाला जो डीएनए है उसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। ये अब इसका एवरेज साइज है। तो ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियोसोम जो है उसकी जो हाइट है इट इज 60 एंगस्ट्रॉम्स और उसकी जो विड्थ होगी वो 110 एंगस्ट्रॉम्स कंसिडर की जाएगी। ये अब कैसे देखा जा सकता है? एक एंजाइम है माइक्रोकोकल न्यूक्लियेज। तो डीएनए के साथ उस एंजाइम को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर हम देखते हैं कि वो जो डीएनए है वो अपने जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनकी फॉर्म में अलग-अलग हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक डीएनए का साइज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे कोर डीएनए? देयर आर ऑन एन एवरेज 168 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए which are wrapped around a single nucleosome. इसी तरह जो लिंकर डीएनए है उसका साइज नॉर्मली 50 टू 75 बेस पेयर्स होता है। मतलब इसमें वेरिएशन है, कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी, ऑर्गेनिज्म ऐसी होंगी जिसमें 50 है, हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी हो जिसमें 60 हो, 75 हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मोस्टली यही साइज एग्जिस्ट करता है। लिंकर डीएनए 50 टू 75 बेस पेयर्स। अब ये जो कोर होती है हिस्टोन प्रोटीन, इसमें कौन कौन सी हैं? H2A, H2B, H3, H4, ये चार हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इनके दो दो मॉलिक्यूल्स हर एक के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो कोर ऑक्टामर बनता है हिस्टोन प्रोटीन्स का, इसमें H2A, H2B, H3 और H4 प्रेजेंट होते हैं और इनके दो दो मॉलिक्यूल होते हैं। H1 कोर ऑक्टामर का पार्ट नहीं होती हिस्टोन H1। फिर ये क्या काम करती है इसको देखते हैं। ये वही स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इसको करीब कर लिया गया, करीब से देख रहे हैं, इसको जूम कर लिया। ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये उसका जो था कोर डीएनए। ठीक है, ये हिस्टोन H1 प्रोटीन है जो एक लॉक का काम करती है कि जब जो डीएनए इसमें न्यूक्लियोसोम में इंटर हो रहा हो या उससे एग्जिट हो रहा हो। ठीक है, न्यूक्लियोसोम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डीएनए को लॉक करने के लिए ये ज़रूरी है।
तो ये जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक न्यूक्लियोसोम होगा और एक उसमें H1 हिस्टोन प्रोटीन होगी, तो उसको क्रोमेटोसोम का नाम दिया जाता है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक न्यूक्लियोसोम हो और H1 हिस्टोन प्रोटीन हो, उसको क्रोमेटोसोम का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लें, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम्स आर द फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इनका फायदा क्या होता है, दे रिड्यूस द लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है, एंड मेक द कॉइलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस मोर एफिशिएंट। अच्छा, जब रेप्लिकेशन होती है तो ऑब्वियसली नया डीएनए बनना होता है, तो वहाँ पे फिर जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो दुगनी तादाद में चाहिए होते हैं ताकि एक नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन सके। तो होता फिर क्या है कि जो पेरेंटल डीएनए, ठीक है, उसके जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो डिसअसेंबल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद रीअसेंबल्ड हो जाती हैं। दोनों जो डॉटर नए जो बनेंगे ना सेल्स, उनमें से किसी एक रैंडमली किसी भी एक में वो रीअसेंबल्ड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली फिर होगा क्या कि जो नए डॉटर सेल्स होंगे इस उनमें से एक मोस्टली पेरेंटल डीएनए होगा, एक अ, बिल्कुल नया उसमें से न्यूक्लियोसोम्स उसके अंदर बन जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस में जो प्रोटीन्स या जो इन्वॉल्व हैं उनको क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर्स कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर्स आर द प्रोटीन्स which are involved in the formation of DNA strands from new nucleosomes. ये दोबारा दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं हम, मतलब इंटरफेस पे क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में होती हैं और मेटाफेज पे किस फॉर्म में होती है जब एनाफेज स्टार्ट हो रही होती है। तो क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर्स के अलावा एक और प्रोटीन भी है, कंडेंसिन, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसेशन ऑफ इंटरफेस क्रोमोसोम्स, ठीक है, टू माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ये फिर सेकंड ऑर्डर कंडेंसेशन है क्रोमोसोम्स की, कि हमने देखा जी फर्स्ट ऑर्डर तो ये था कि इसमें एक थ्रेड बन रहा था ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब वो थ्रेड भी फर्दर क्वाइल्ड होगा, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ से दिखाता हूँ, ये वाला थ्रेड जो था, ये 110 एंगस्ट्रॉम वाला जो थ्रेड था, ये अब हमें वहाँ पे नजर आएगा, ये वाला, ये फर्दर कॉइलिंग इसकी होगी, ठीक है। और उससे 300 एंगस्ट्रॉम का एक सेकेंड ऑर्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर स्ट्रक्चर बाद में फर्दर कॉइल होगा, तो उससे फाइनली 2400 एंगस्ट्रॉम का एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि फाइनल थ्रेड होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। 110 वाले क्वाइल होते हैं, उससे 300 एंगस्ट्रॉम बनता है, 300 एंगस्ट्रॉम फिर फाइदर फर्दर 2400 एंगस्ट्रॉम वाला एक और स्ट्रक्चर बनाएगा और वो फाइनल थ्रेड होगा जिससे क्रोमोसोम्स बनेंगे। अच्छा, अब क्या होगा अगर डीएनए में से, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसमें से हिस्टोन्स रिमूव कर दीजिए, तो होगा क्या कि उसमें से जो डीएनए है वो बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगा। भाई इस पिक्चर में आप देखें, ये ऐसी प्रोटीन्स है जो हिस्टोन्स नहीं है, हिस्टोन्स रिमूव की गई है, ये सारा डीएनए स्प्रेड आउट हो गया। फिर इस चीज़ को स्कैफोल्ड कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनता है। अब स्कैफोल्ड की दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक मतलब प्योरली जिनोमिक्स या बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टर्म्स में है, एक जेनेटिक्स की टर्म्स में। जेनेटिक्स की टर्म्स में तो यही है जो हमने पढ़ा है कि अगर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स रह जाएं और डीएनए हो, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाए, तो बाकी जो बनता है, मैं रिपीट करता हूँ, क्रोमोसोम्स में से हिस्टोन प्रोटीन्स रिमूव कर दी जाए और सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए बाकी रह जाए, उसको स्कैफोल्ड कहते हैं। लेकिन जीनोमिक्स में या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हर वो ऐसा डीएनए का सीक्वेंस, या उसको कॉन्टिग भी कहते हैं, जिसके मतलब आप श्योर ना हो कि वो किस क्रोमोसोम के साथ या किस सीक्वेंस के साथ लिंक है, तो उसको स्कैफोल्ड का नाम दिया जाता है।
अच्छा, अब वो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिनसे ये स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर बनता है, उनमें से अभी तक दो हैं जो आइडेंटिफाई हुई है। उनको SC1 और SC2 का नाम दिया जाता है। SC1 वो एंजाइम है जिसको टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं, शायद आपने ये पहले भी इसका नाम सुना हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 2 है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप में, तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ उसका। थैंक यू।